नमस्कार सभी साथियों का स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रीट शिक्षण वीडियो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी शिक्षण वीडियो की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। टॉपिक 3 जो है, इससे पूर्व में 3 टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं और टॉपिक 1 से लगाकर टॉपिक 3 तक की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट जो है उसमें उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से क्लासेस देखिए और क्लासेस देखने के बाद जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट डाल रखे हैं आपके लिए निःशुल्क। पीवाईक्यू हैं सारे वहाँ पर और संभावित भी हम जो है बहुत जल्द ऐड करेंगे। जैसे ही हमें समय मिलेगा अब हम उसमें संभावित प्रश्न भी ऐड करते जाएंगे, जो कि आपने जो कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ा है उस कंटेंट से बनेंगे संभावित प्रश्न और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि कोई भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है, तो हम आपके अभ्यास के लिए संभावित प्रश्नों को भी अब उसमें ऐड करने वाले हैं। तो आपने अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन जो है अपना स्टडी विद री टॉपर्स वो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार उसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। तो आज हम टॉपिक 4 जो है अपना भाषाई कौशलों का विकास, इससे पूर्व में हम 3 टॉपिक, पहला टॉपिक था अपना भाषा की शिक्षण विधियाँ, दूसरा था भाषा शिक्षण के उपागम और तीसरा टॉपिक था अपने भाषा दक्षता का विकास। इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तीनों की प्लेलिस्ट में जो है क्लासेस डाल रखी हैं सीरियल से और मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेस्ट जो है वो दे रखे हैं। अब हम टॉपिक 4 में जो है आज हम बात करने वाले हैं सुनना और बोलना 2 कौशलों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें पठन कौशल पर बात करेंगे और तीसरी जो क्लास रहेगी अपनी उसमें लिखना या यूँ कह सकते हैं लेखन कौशल के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार 3 क्लासों के माध्यम से ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। अब हमारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेगी। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको परीक्षा तक याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आपको परीक्षा तक अगर याद रखना है तो आपको नोट्स बनाने ही होंगे। अब देखिए पीवाईक्यू जो है इस टॉपिक से अब तक 62 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपके लिए टॉपिक बन जाता है। और यहाँ से जो भी कंटेंट हमने तैयार किया है उस कंटेंट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। रीट परीक्षा का जो लेवल है उस लेवल से एक कदम आगे तक जो है हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। आज की क्लास से भी लगभग 20 से 22 जो है पीवाईक्यू पूछे गए हैं, तो उन सभी को सम्मिलित किया है और आगे की क्लास जो अपनी रहेगी उसमें भी हम बचे हुए सारे पीवाईक्यूज को यथास्थान कवर कर लेंगे, ताकि आपको ये भी पता रहेगा कि किस कंटेंट से प्रश्न या किस बिंदु से प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस बिंदु से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ताकि आप कम समय में भी एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर सके। देखिए हम क्रमशः बिंदुवार यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाषाई कौशल क्या होते हैं। तो देखिए भाषाई कौशल जो इससे पूर्व अपने टॉपिक पढ़ा था भाषा दक्षता का विकास, इसी का पर्याय माना जाता है, क्योंकि दक्षता के अंतर्गत भी हमने देखा था अर्थ ग्रहण और अर्थ या यूँ कह सकते हैं अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति, ये 2 कौशल जो है थे। इन दोनों में अर्थ ग्रहण में आपने सुनना और पढ़ना देखा था और अभिव्यक्ति में बोलना और लिखना। तो हम यहाँ पर इन चारों कौशलों के बारे में मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। तो देखिए ये 4 कौशल जो है अपने, ये चारों कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट रूप में याद रखनी है, क्योंकि सीटेट में कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे रीट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन सीटेट में पूछा गया है कि भाषाई कौशलों का एक निश्चित क्रम होता है, भाषाई कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ये इस तरह से सत्य असत्य का प्रश्न था, मतलब कौन सा कथन जो है निम्न में से सत्य है, तो सबसे अधिक उपयुक्त कथन कौन सा है कि ये चारों कौशल क्या है, परस्पर अंतर संबंधित है, एक निश्चित क्रम का होना आवश्यक नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, निश्चित क्रम का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिर भी भाषा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक क्रम दे रखा है, उसके अनुसार हम पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं। लेकिन कहीं ये आ जाए कि अनिवार्य रूप से कि ये क्रमशः होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर क्रम के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे इस प्रकार सा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। ठीक है, तो रीट 2015 लेवल 2 और 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम किसने दिया था। तो फ्रोबेल महोदय जो हैं एक मनोवैज्ञानिक थे, एक भाषाविद थे, जिन्होंने ये भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम दिया है। सबसे पहले होगा सुनना, उसके बाद बोलना, फिर लिखना, पढ़ना और फिर अंत में है लिखना। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में जब याद रखते हैं तो ऐसे करते हैं अपन सुबो बली। ठीक है, और अगर इंग्लिश के रूप में देखा जाए
तो LSRW, लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। तो LSRW से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सुनना है इसी को श्रवण कहते हैं, बोलना जो है इसको उच्चारण कहते हैं, पढ़ना को पठन, और कई बार पढ़ना को वाचन भी कहा जाता है, और वाचन जो है कई बार बोलने के अंतर्गत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बोलना और पढ़ना में जो वाचन शब्द हैं वो वाचन कहाँ पर कॉमन रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। और अंत है लिखना यानी लेखन कौशल। अब एक बार प्रश्न पूछा गया है रीट में हिंदी शिक्षण वीडियो के अंतर्गत ही कि भाषा शिक्षण का पहला कौशल कौन सा है, ठीक है। भाषाई कौशलों का पहला कौशल कौन सा है, तो पहला कौशल कौन सा होगा, सुनना। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर क्रम के रूप में ये सब पूछ लिया जाए कि इसका क्रम क्या है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हो जाएगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, ठीक है। इसका प्रारंभिक कौशल पूछा जाए या यूँ पूछा जाए कि प्रथम कौशल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सुनना। ये रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। अब देखिए, मोंटेस्सरी जो एक मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने क्या किया था, इटली की मैडम मारिया मोंटेस्सरी ने एक अमनोवैज्ञानिक क्रम दिया था। अमनोवैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अलावा जो भी क्रम होगा वो अमनोवैज्ञानिक होगा। इन्होंने क्या किया था, सुनना बोलना तो यथास्थान रखा, लेकिन पढ़ने से पूर्व क्या ले लिया था, लिखना। इसलिए रीट परीक्षा में पूछा जाता है कि मोंटेस्सरी के अनुसार भाषाई कौशलों का उचित क्रम कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें चौथा नंबर वाला जो है तीसरे पे आ जाएगा, तीसरा वाला चौथे पे आ जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भाषाई कौशलों के अंतर्गत पढ़ने से पूर्व लिखने पर बल किसने दिया, तो वो किसने दिया था, मैडम मारिया मोंटेस्सरी, जो कि इटली के थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इटली से संबंधित एक प्रश्न शिक्षण वीडियो के अंतर्गत पूछा गया था कि एक तो आपको किंडरगार्टन के जो जनक है फ्रोबेल, वो जर्मनी के थे, और एक इटली की थी मैडम मारिया मोंटेस्सरी। इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, रीट 2017 लेवल 2 और रीट 2021 लेवल 2 दो बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। अब अगर बात करें कि संस्कृत की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत, तो क्योंकि संस्कृत भी एक भाषा है, अंग्रेजी में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृत में भी कम से कम 40 प्रश्न जो हैं अब तक इस टॉपिक से कम पूछे गए हैं, और 40 प्रश्नों में संस्कृत में काफ़ी सरल तरीके से पूछे गए हैं। लेकिन प्रश्नों का जो कंटेंट जो है ये आपके संस्कृत में भी हूबहू काम आने वाला है। मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा, संस्कृत की शिक्षण विद्या जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें हिंदी में जो है वो संस्कृत में है भाषाई कौशलों के अंतर्गत। वहाँ पर और इजी तरीके से पूछा गया है कि पहला कौशल कौन सा है, द्वितीय कौशल कौन सा है, तृतीय कौशल कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है। इस प्रकार से वहाँ भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप भाषाई कौशलों के अंतर्गत कितने प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए, भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है, 4। ये आपको ध्यान रखना है, भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है, 4। पहला कौशल सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा है पढ़ना, और चौथा है लिखना। इसलिए आपको याद रखने के लिए सु बो प ली, ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है रीट 2012 लेवल 1 में, तो उसका सही आंसर क्या है, 4, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था रीट 2015 में कि निम्न में से कौन सा मुख्य कौशल है। तो मुख्य कौशल में 3 कौशल दे रखे थे, सुनना, जैसे बोलना, पढ़ना वगैरह, ये 3 कौशल, और अंत में दे रखा था उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपके सही, ये चारों जो कौशल है वो मुख्य कौशल है। मुख्य कौशल पूछा जाए तो ये चारों मुख्य हैं, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त सभी दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में सुनना, बोलना, पढ़ना तीनों महत्वपूर्ण है अपने लिए, तीनों मुख्य हैं, तो उपयुक्त सभी वहाँ पर सही आंसर था। लेकिन अगर इन चारों में से पूछा जाए इस प्रकार से प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुख्य कौशल है, और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस प्रकार से चारों ऑप्शन हो, तो फिर आपके सुनना जो है वो आपके सही हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य हैं। ये सभी जो कौशल हैं उसकी मतलब कह सकते हैं आधारभूत कौशल हैं या उनकी नींव है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना कौशल जो है वो सबसे सरल कौशल है, जो सबसे शुरुआत में होता है, और सबसे अंत में जो है लिखना कौशल वो सबसे जटिल कौशल है। यहाँ ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया था कि भाषाई कौशलों के अंतर्गत प्रारंभिक कौशल कौन सा है। तो प्रारंभिक यानी जहां से प्रारंभ होता है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, सुनना। तो ये प्रश्न वहां पर पूछा गया। प्रश्न काफी सरल पूछे गए हैं, आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये सारी कक्षाएं देख लेंगे, सारे वीडियो आप
देख लेंगे और नोट्स आपके बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर रीट परीक्षा जब आपकी होगी तो आप बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कमेंट करेंगे कि हमारे सारे प्रश्न जो हैं सही हो गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है कि आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, अब इन कौशलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये 3-4 वर्गीकरण आपको समझने होंगे। जैसे कि देखिए, ये सुनना और बोलना जो कौशल है ये है प्राथमिक कौशल। प्राथमिक कौशल का अर्थ है कि जो शुरुआत में जो कौशल है सुनना और बोलना, ये सबसे प्रारंभ में है तो प्रारंभिक भी है, प्राथमिक भी है, और ये जो है ये दोनों पढ़ना और लिखना ये है द्वितीयक कौशल। इनको तीसरे और चौथे नंबर पर रखा गया है। प्राथमिक कौशल का अर्थ ये है कि भाषा सीखने का प्रारंभ यहाँ से होता है सुनना और बोलना से। ठीक है, उसके बाद पढ़ना और लिखना जैसी जो है कौशल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये दोनों कौशल जो है ध्वनि से संबंधित है। जैसे सुनना तो कोई बोलेगा तो सुनेगा, और बोलने का मतलब भी आप समझ गए हैं। ये दोनों मौखिक कौशल है। कैसे कौशल है? मौखिक कौशल है। मौखिक कौशल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बोलना और सुनना दोनों मौखिक के अंतर्गत आते हैं, तो मुख से क्या निकलेगी आपके ध्वनि। तो ये ध्वनि जो है ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से। अब पढ़ना, कोई लिखी हुई चीज होगी तो ही उसको पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कौशल हैं पढ़ना और लिखना, ये किसके अंतर्गत आएंगे? लिपि विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्राथमिक कौशल है तो ये दोनों क्या है? अनौपचारिक है, मतलब किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल, जो कि आप जैसे परिवार में रहकर भी सीख रहे हैं तो आपको सुनना और बोलना। परिवार क्या होता है? व्यक्ति के सीखने का एक अनौपचारिक माध्यम होता है, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक माध्यम होता है। यहाँ पर रहकर भी बालक जो है वो सीखता है, तो किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है सुनना और बोलना में। लेकिन पढ़ना और लिखने के लिए आपके पास कागज, पेंसिल वगैरह ये चीज़ें जो हैं आपके पास लिखी हुई सामग्री होनी चाहिए। सुनना और बोलना किसी भी प्रकार की सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। अमूर्त क्यों है? क्योंकि सुनने और बोलने में कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। आप बोल रहे हो, सामने वाले ने सुन लिया, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, इसलिए ये है अमूर्त। पढ़ने में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, और अपने लिखने में अपने विचार जो है उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं लिखकर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मूर्त हो जाएंगे। ये इस प्रकार से ये चार, तो ये डिवाइडेशन प्राथमिक ये है, ये द्वितीयक है, ये ध्वनि विज्ञान से, ये लिपि विज्ञान से, ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक है, ये अमूर्त है, ये मूर्त है। अब एक वर्गीकरण और है, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के रूप में। अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति कौशल। अर्थ ग्रहण को देखो ग्राह्य भी कह सकते हैं, ग्रहण भी कह सकते हैं, और अभिव्यक्त को अभिव्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये पहला कौशल जो है सुनना और ये पढ़ना, ये दोनों क्या होंगे? अर्थ ग्रहण। सुनने में क्या होगा? देखिए, आप किसी विषय वस्तु के बारे में सुन रहे हो, सुनकर आप क्या कर रहे हो? अर्थ ग्रहण कर रहे हो। या फिर आप अर्थ ग्रहण यानी अपने अंदर धारण करना, कैसे धारण करोगे? एक पढ़कर कर सकते हो, एक सुनकर कर सकते हो। अगर मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण कहा जाए तो सुनना हो जाएगा, लिखित रूप से अर्थ ग्रहण कहे तो पढ़ना हो जाएगा। अब आपको अभिव्यक्ति के रूप में कहा जाए तो अभिव्यक्ति भी देखो दो प्रकार से होगी। ये तो आप बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं या लिखकर कर सकते हैं। तो अगर मौखिक रूप से मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में पूछा जाए, जो कि रीट 2022 लेवल 1 शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति रूप कौन सा है, तो जैसे अभिव्यक्ति कौशल के बारे में वहां पर पूछा गया था, तो बोलना और लिखना दोनों है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मौखिक अभिव्यक्ति तो बोलना हो जाएगा, लिखित अभिव्यक्ति पूछे तो लिखना हो जाएगा। इस प्रकार से ये चारों कौशल, इसका डिवाइडेशन हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, अब हम एक एक कौशल के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे प्रश्न बने हैं। श्रवण कौशल। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं लिसनिंग। ठीक है, अब LSRW में सर्वप्रथम ये कौशल आता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, मुख्य तो क्या है उद्देश्य इसका, कि ये क्या करता है? अर्थ ग्रहण करने के लिए कोई भी विषय वस्तु जो है किसी से आप सुन रहे हो, तो सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि आप सुनी हुई विषय वस्तु का क्या करें? अर्थ ग्रहण करें। आपने केवल ऐसे ही सुन लिया, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो सामने वाले ने क्या बोला है, तो यहाँ पर आपके मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अर्थ ग्रहण। जब तक आपने अर्थ ग्रहण नहीं किया है तब तक आपके सुनने का कोई भी उद्देश्य जो है वो सुनना आपका जो है उद्देश्यहीन होगा। ठीक है, इसलिए आपको सुनने के अंतर्गत मौखिक रूप से जो आप अर्थ ग्रहण करना है। अब भाषा का प्रारंभिक कौशल यानी शुरुआती कौशल कौन सा है? रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर वाला श्रवण कौशल। सभी कौशलों की नींव या आधारशिला, सभी कौशलों की नींव और आधारशिला जो है वो 5 नंबर का कौशल जो है अपने श्रवण कौशल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अन्य सभी कौशलों का विकास है इसी पर निर्भर करता है। कौशलों का विकास अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा अभ्यास के माध्यम से। कौशल कोई भी होगा उसका विकास कैसे होगा, कौशलों का विकास कैसे होगा, तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा देखिए आपको बता देता हूँ। कौशलों का विकास होगा, वो रीड में एक बार प्रश्न पूछा गया है, कौशलों का विकास किसके माध्यम से होगा? अभ्यास के माध्यम से। चाहे वो श्रवण कौशल हो,
पठन कौशल हो, श्रवण हो, वाचन कौशल हो, जिसके अंतर्गत आप उच्चारण भी ले सकते हो, उच्चारण कौशल हो, पठन कौशल हो, लेखन कौशल हो, सभी कौशलों का विकास होगा आपके अभ्यास पर। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके कौशलों का विकास होगा। श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ कि श्रवण कौशल का विकास, माना कि आपके सुनने की क्षमता जो है, सुनने के कौशल का विकास करना है। श्रवण का अर्थ क्या हो जाएगा? सुनना। अब कोई भी गतिविधि, ऐसी गतिविधि जिसमें आप सुनकर किसी विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, वो सभी श्रवण कौशल की विधियां होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे उपयुक्त प्रणाली के लिए पूछा गया था कि श्रवण कौशल की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। रीट में 2015 लेवल 2 में पूछा गया है। तो सबसे उपयुक्त प्रणाली वहां ऑप्शंस के अनुसार क्या थी? खेल प्रणाली। क्यों थी? क्योंकि खेल खेल में जो है बालक सीखेगा तो वो मनोवैज्ञानिक प्रणाली होगी, और खेल में जो बालक को निर्देश दिए जाते हैं मौखिक रूप से, बालक उनको ध्यानपूर्वक सुनता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए खेल प्रणाली जो है आपकी श्रवण कौशल की सबसे उपयुक्त प्रणाली हो जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर सबसे उपयुक्त प्रणाली पूछा जाए तो खेल खेल के माध्यम से जो सीख रहा है वो सर्वश्रेष्ठ प्रणालियाँ होती हैं, ठीक है। स्वर वाचन, देखिए अब ये वाचन जो है पठन में भी लिया जाता है और ये उच्चारण में भी लिया जाता है। अब श्रवण कौशल मतलब आपके सुनने की क्षमता का विकास कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति स्वस्वर वाचन करेगा, यानी जोर जोर से किसी विषय वस्तु को पढ़ेगा, मतलब उच्चारण करते हुए, यूँ कह सकते हैं अपन सस्वर यानी स्वर के साथ। एक तो होता है मौन वाचन, मौन वाचन में क्या होता है? मन ही मन पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर सस्वर वाचन जो होगा, चाहे अध्यापक द्वारा किया जाए, चाहे छात्र समूह द्वारा किया जाए, चाहे एक छात्र द्वारा किया जाए, उसमें क्या होगा? आपके सुनने की क्षमता का विकास होगा। तीसरा है श्रुत लेख। ये प्रश्न, ये जो बिंदु है श्रुत लेख, ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, और लेख का अर्थ होता है लिखना। यहाँ पर देखिए मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सुनना कौशल जो है, मतलब श्रुत लेखन जो है, इसमें अगर ऑप्शंस में सुनना भी दिया हो और लिखना भी दिया हो, जैसे ऑप्शन नंबर ए है और इसमें लिखा हुआ है सुनना व लिखना, तो ये सही हो जाएगा कि श्रुत लेखन में किन कौशलों का विकास होता है? सुनने का भी और लिखने का भी। लेकिन अगर ऑप्शंस में अलग अलग दे रखा होगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो है श्रुत लेखन का वो क्या है? सुनना है, लेखन नहीं है। क्या है? सुनना। ये आप ध्यान रखिएगा। श्रुत लेखन में मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल का विकास है। उसके बाद जो है लेखन कौशल का विकास। अगर दोनों एक साथ दे रखे हैं तो दोनों करने हैं, लेकिन अलग अलग दे रखे हैं तो रीट में पूछा गया है और उस प्रश्न का आंसर क्या था? कि सुनना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुख्य उद्देश्य जो है श्रवण कौशल का, श्रुत लेखन का, तो वो है आपके श्रवण। ये अब एक प्रश्न रीट 2012 लेवल 1 में पूछा गया है श्रुत लेखन से संबंधित कि श्रुत लेखन के माध्यम से किन कौशलों का विकास होता है? तो सुनना व लिखना। वहां पर दोनों एक साथ थे ऑप्शंस में, इसलिए वो था। अगर अलग अलग होंगे तो फिर आपके क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से सुनना होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, रीट 2021 लेवल 2 में पूछा गया था और वहां पर देखिए कुछ भी अलग अलग चीजें, जैसे कोई लेखन की वीडियो के नाम लिख दे, कोई पठन की वीडियो के नाम लिख दे, तो वहां पर श्रवण कौशल का विकास किससे होगा? तो प्रश्नोत्तर विधि से श्रवण कौशल का विकास होगा। क्योंकि आप कक्ष में एक किसी भी छात्र से प्रश्न जब पूछेंगे तो वो प्रश्न को क्या करेगा? सुनेगा। तो देखिए अब ये कुछ विधियां ऐसी भी हैं जो सुनने में भी काम आएगी, वो उच्चारण की भी होगी। जितनी भी श्रवण कौशल की विधियां हैं वो सारी उच्चारण कौशल की भी विधियां हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि खेल प्रणाली में आप किसी को निर्देश दे रहे हैं तो वो भी आप बोलकर दे रहे हैं, तो वहां पर भी उच्चारण कौशल का उपयोग हो रहा है। स्वस्वर वाचन में जो स्वस्वर कर रहा है उसके उच्चारण कौशल का विकास होगा। श्रुत लेखन में जो अध्यापक है या कोई भी छात्र जो कि आपको श्रुत लेखन का कार्य करवा रहा है वो बोलेगा तो उसके उच्चारण कौशल का विकास भी होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रश्नोत्तर विधि में भी जो प्रश्न पूछेगा उसके उच्चारण कौशल का विकास होगा। कुल मिलाकर जहां पर बोला जा रहा है वहां पर सुना भी जा रहा है, जहां पर सुना जा रहा है वहां पर बोला भी जा रहा है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये दोनों विधियां जो आपस में सेम है। अब देखिए वाद विवाद विधि जो है उच्च प्राथमिक जो स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। किसके लिए? मौखिक, यूँ कह सकते हैं आप, मौखिक जो भी है जिसमें श्रवण कौशल भी आ गया और उच्चारण कौशल भी आ गया, उसके लिए अच्छी विधि है कौन सी? वाद विवाद विधि। और ध्यान रखिएगा स्तर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है वाद विवाद विधि के, तो वहां पर उच्च प्राथमिक स्तर होता है। भाषण या कथन विधि, कहीं भाषण वगैरह हो रहा है, कोई कहानी सुना रहा है तो कहानी सुनाना, तो कोई कहानी सुना रहा है तो आप सुन भी रहे हो, आदेश निर्देश दे रहे हैं कोई तो वो भी आप सुन रहे हो। पाठ्यसगामी क्रियाएं जो होती हैं उसके अंतर्गत भी आपको निर्देश वगैरह दिए जाते हैं, आप उसकी पालना करते हो, तो इन सभी में श्रवण कौशल का विकास होता है।
क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हमने 2 टॉपिक को एक साथ लिया है जिसमें श्रवण और उच्चारण दोनों सम्मिलित हैं, और सभी जो PYQs जो है उनको भी लिया है। यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो आपको निश्चित तौर पर आपका जो भी आधे घंटे का समय इस क्लास के लिए आप दोगे तो आपके रीट परीक्षा में कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो हैं, 2-3 प्रश्न आपके हिंदी शिक्षण वीडियो में, 2-3 आपके संस्कृत के शिक्षण वीडियो में, इस तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है। श्रवण कौशल का विकास करने वाले साधन, देखिए अब श्रवण कौशल का विकास करने वाले साधन में संस्कृत विषय के अंतर्गत ये जो आप जिसको आदर्श वाचन कहते हो हिंदी में, आदर्श वाचन कौन करता है इसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। आदर्श वाचन हमेशा आदर्श जो होता है वो अध्यापक होता है। आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक करेगा। गुरुमुख, गुरु यानी वही अध्यापक, और मुख यानी उनके मुंह से निकलने वाली जो वाणी है, तो उसको कहते हैं आदर्श वाचन। संस्कृत में आपके गुरुमुख आए तो आप कंफ्यूज ना होवे, और गुरुमुख जो है वो श्रवण कौशल के विकास की विधि है। संस्कृत में कम से कम 3 से 4 बार रीट में पूछा गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आशुभाषण, आशुभाषण क्या होता है? इसमें देखिए लघु रूप में पहले शिक्षक और फिर क्या करते हैं छात्र, मतलब कोई भी जो एक भाषण होता है उसके छोटे छोटे भाग के रूप में, छोटे छोटे मतलब ये कह सकते हैं आप वाक्यांशों के रूप में यहाँ पर आशुभाषण किया जाता है। आशुभाषण से भी आप जब उसको सुनेंगे तो आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। इसके अलावा कोई भी श्रवण सामग्री, जैसे आप रेडियो सुन रहे हो तो उससे भी आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। आकाशवाणी हो गई, ग्रामोफोन हो गया, लिग्वाफोन हो गया, सीतावाद्य, टेप रिकॉर्डर, ये जो हैं सारी श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, ये जो आगे आने वाले जो टॉपिक है अपने शायद टॉपिक नंबर 6 है शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो कि आपके गणित, सामाजिक, हिंदी, पर्यावरण सभी विषय की शिक्षण वीडियो में आपके काम आने वाला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, वहाँ से भी कम 50 प्रश्न अभी तक रीट में पूछे गए हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जितने भी श्रव्य सामग्री, देखिए दृश्य सामग्री से आपके श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। किससे होगा? एक श्रव्य सामग्री से होगा, एक दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत श्रव्य भी शामिल रहता है। जैसे आप टेलीविजन को सुन रहे हो, टेलीफोन से बातचीत कर रहे हो, तो उसमें भी आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। मोबाइल हो गया, नाटक हो गया, संगणक यानी आपके हो गया कंप्यूटर, ठीक है, और बाल सभा हो गई। ये रीट 2021 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया था, श्रवण कौशल के विकास की विधि है, वहां पर दे रखा था। देखिए एक तो आकाशवाणी था, एक दूरदर्शन यानी टेलीविजन था, एक बाल सभा था और एक उपयुक्त सभी था। तो ये चारों जो हैं वो जो है ये तीनों उपयुक्त सभी वहां पर सही आंसर था, क्योंकि इन सभी से जो है आपके श्रवण कौशल का विकास होता है। अब देखिए आप आगे, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, आदर्श पठन, विविध प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, कहानी, नाटक आदि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास किस स्तर पर। तो यहाँ पर ये सारी जो प्रकार दे रखे हैं श्रवण कौशल के विकास के ही प्रकार हैं। आदर्श पठन हो गया, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना यानी वही हो गया आपके प्रश्नोत्तर विधि हो गई, ठीक है। उसके अलावा प्रतियोगिता का आयोजन करना, कहानी, नाटक, ये सारी गतिविधियां जो है श्रवण कौशल का विकास तो करती हैं, लेकिन किस स्तर पर अधिक उपयुक्त है? तो आपके उच्च प्राथमिक, जो कि आपकी कक्षा 6 से लगाकर 8 तक रहता है, उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 में पूछा गया है, ठीक है। अब ये श्रवण कौशल के बारे में जानकारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे भाषण कौशल के बारे में। भाषण कौशल जो है वो आपके होगा अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आएगा। अभिव्यक्ति के 2 रूप हैं, मौखिक के अंतर्गत तो हो जाएगा आपके कौन सा? भाषण कौशल, और लिखित के अंतर्गत आपके क्या हो जाएगा? लेखन कौशल। लिखित अभिव्यक्ति के रूप में कौन सा हो जाएगा? लेखन, और मौखिक में हो जाएगा आपके भाषण। तो अभी हम बात करें मौखिक अभिव्यक्ति यानी भाषण कौशल के बारे में। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीटेट में ये उद्देश्यों को लेकर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके रीट में जो है संस्कृत की शिक्षण विधियों के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो रीट में संस्कृत में उद्देश्यों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके मन में जो भी विचार है उसकी मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करना यानी बोलना, ठीक है, वो आपके हो जाएगा बोलना। ये कौन सा कौशल हो जाएगा? आपके भाषण कौशल। इसमें भाषण कौशल में एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो शुद्ध उच्चारण होगा ताकि सामने वाला जो है सुनकर समझ सके। धारा प्रवाह के साथ बोल पाना, जैसे रुक रुक कर या अटक अटक कर आप बोल रहे हो, तो ये जो है एक अच्छा भाषण कौशल का उदाहरण नहीं है। लय, ताल, यति, गति, स्वर का उतार चढ़ाव, इसके माध्यम से या इनका प्रयोग करोगे तो आपका जो बोलने का जो तरीका है, हाव भाव जो परिवर्तन होंगे, उससे जो आप कह रहे हो उस बात को अर्थ ग्रहण करने में सामने वाले को समस्या नहीं होगी, ठीक है। और आप अपने विचारों को आसानी से उसी हाव भाव के साथ अन्य व्यक्ति तक जो है वो पहुंचा पाओगे। अवसर के अनुसार प्रभावी व सारगर्भित भाषा का प्रयोग करना। अब यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण कौन सा है? गुण पूछा जाए तो मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण यह है कि भाई उच्चारण में क्या होनी चाहिए? शुद्धता। रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया है
कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण कौन सा है। तो मौखिक रूप से अगर आप बोल रहे हो तो जब तक आपका उच्चारण सही नहीं होगा सामने वाला समझ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपके विचारों को दूसरे व्यक्ति तक बिना किसी यूँ कह सकते हैं क्षति के पहुंचाना हो, बिना किसी हानि के पहुंचाना हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो और आपके मन के जो विचार हैं वो हूबहू सामने व्यक्ति तक पहुंच पाए, तो वहां पर आपके उच्चारण में क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, एक आवश्यक गुण के रूप में। ठीक है, अब देखिए आगे आप उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल का विकास। किस स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल का विकास जो है वो कैसे होगा, तो ये भी देखिए रीट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये भी रीट में पूछा गया है। ये सारे जो है लास्ट में मैंने पीवाईक्यू लिए हैं। इस पीवाईक्यू के अंतर्गत जो आपके थ्योरी के अलावा जो आपको कुछ मिल रहा है वो आपको पीवाईक्यू के अंतर्गत हम करवा रहे हैं। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल का विकास जो होगा वो वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था जहां तक मुझे याद है, और यही आपके सही आंसर था। मैंने आपको पहले भी बताया उच्च प्राथमिक स्तर पर माइंड में एक चीज आप फिट कर लीजिएगा कि ये वाद विवाद जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, और वाद विवाद के माध्यम से जो भी वाद विवाद होगा आप उसको सुनोगे तो श्रवण कौशल का भी विकास होगा। आप उसको बोल रहे हो तो जो बोल रहा है वाद विवाद कर रहा है उसमें उच्चारण कौशल का भी विकास होगा, और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण देखिए, मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण कौन सा है, तो कहानी सुनाना और कहानी सुनना। वहां पर कुछ ऑप्शंस और भी थे जो लेखन से संबंधित थे, या यूं कह सकते हैं लिखित अभिव्यक्ति से संबंधित थे। यहाँ पर मौखिक भाषा में क्या होगा, देखिए मौखिक आपके दोनों थे ध्वनि से जुड़े हुए, सुनना और बोलना। तो कहानी सुनाना यानी तो हो गया बोलना, और सुनना यानी हो गया वही आपके सुनना कौशल, श्रवण कौशल। तो ये तो हो गया आपके श्रवण कौशल, और ये सुनाना यानी बोलना, बोलना यानी भाषण, ये आपके हो गया। तो श्रवण और भाषण मैंने आपको बताया था दोनों मौखिक कौशल है, तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलने की योग्यता, अब बोलना और यहाँ पर क्या आ गया देखिए ये भाषण। तो आशु भाषण के अंतर्गत क्या होता है, छोटे छोटे खंड के रूप में बोला जाता है, वाक्यांशों के रूप में बोला जाता है। कोई भी गद्य या पद्य कुछ भी होता है उसको, या कोई भी वक्तव्य होता है उसको छोटे छोटे भागों में बोला जाता है, उसको कहते हैं आशु भाषण। ये आपके रीट 2021 लेवल 1 में पूछा गया है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे जो एक छोटी सी स्लाइड और है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बोलने का कौशल का विकास रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। तो वहां पर आपके आंसर था उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करोगे इसमें भी आपके बोलने के कौशल का विकास होगा। स्वस्वर वाचन का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्रार्थना बोलते हो, या आप किसी समूह को संबोधित कर रहे हो, या किसी किताब का कोई, किसी पुस्तक का कोई पाठ जो है अध्याय, उसको आप खड़ा होकर पढ़ रहे हो कक्षा में, तो यहाँ पर क्या होगा, खड़े होकर पढ़ने में भी आपके क्या होगा, सस्वर वाचन होगा। उसके अलावा कविता का पाठ कर रहे हो आप, ये सभी आपके बोलने के कौशल के विकास को लेकर। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था रीट 2021 लेवल 2 में, तो वहां पर क्या था, मौखिक भाषा कौशल विकास के लिए उपयुक्त जो है, तो मौखिक भाषा कौशल, तो मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए वहां पर कुछ ऑप्शंस जो थे वो दूसरे जो थे वो सारे लेखन से संबंधित थे। तो आपके वहां पर एक शुद्ध उच्चारण था जो बोलने से संबंधित था, इसलिए मौखिक भाषा कौशल का विकास किसमें होगा, शुद्ध उच्चारण में होगा। एक प्रश्न और था यहाँ पर, देखिए आप, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी आपको बोलना है, जहां पर आपको मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, भाषण करना है। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति होता तो लेखन होता, मौखिक अभिव्यक्ति है तो भाषण है। और भाषण का विकास करने के लिए सशक्त माध्यम क्या है, वाद विवाद विधि है, और जो आपके रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया। इस प्रकार हमने इस टॉपिक में देखा है काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, काफी सरल प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। मुख्य परीक्षा में मैंने यहाँ पर देखा नहीं है सिलेबस में कि आपके है या नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा में लेवल 2 जो हिंदी है उनके ये उपयोगी है। लेवल 2 हिंदी के लिए मुख्य परीक्षा में जो है उनके लिए उपयोगी। अगर लेवल 1 के मेंस के उसमें दे रखा है तो आपके वहां पर भी उपयोगी होगा। और भाषाई कौशल तो आपकी पात्रता परीक्षा को लेकर, या यूं कह सकते हैं कि इस पूरी रीट भर्ती परीक्षा में आपके कहीं ना कहीं काम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पठन कौशल, और चौथा अपना कौशल रहेगा लेखन कौशल। तो पार्ट 2 जो है क्लास 2, उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, पठन कौशल के बारे में। और इसी भाषाई कौशलों का विकास जो है वो अपना टॉपिक 4, उसके पार्ट 3 में हम बात करेंगे लेखन कौशल, क्लास 3 रहेगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे ढंग से आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। आपको क्लास के बारे में या जो भी है आपके मन में जो भी आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।